आज हम शुरू कर रहे हैं नया एक एपिसोड है ये। फिजियोथेरेपी संबंधित बात करेंगे हम। वी विल टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी इश्यूज। तो मेरे साथ अभी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आर के मुदगिल, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है फिजियो संवाद, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी रिलेटेड इश्यूज की। इसमें हम एजुकेशनल टॉपिक लेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरह के जो इश्यूज हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट से डायरेक्टली लिंक्ड हैं या रिलेटेड हैं, हम उन सारे इश्यूज को उठाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। और कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, संवाद जो है। दैट इज़ वाई आई केप्ट दिस नेम। इस प्लेटफॉर्म का नाम तभी मैंने संवाद रखा है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियंस हैं जिनकी काफ़ी टाइम से बहुत सारी क्वेरीज थी जो कि अनआंसर्ड थी, या वो हम बात नहीं कर पा रहे थे बच्चों के साथ, या स्टूडेंट्स या क्लिनिशियंस जो है डिफरेंट ग्रुप्स में बातें होती थी। तो हम एक कंस्ट्रक्टिव जो डायलॉग है वो करना चाहते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर रविंदर कुमार मुदगिल, डॉक्टर आर के मुदगिल। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ HCAP। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हरियाणा से ही, मेरी स्टेट से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी फील्ड में। और अभी अभी यूथ फिजियो वेबकॉन किया है। उनका हरकॉन इवेंट जो है वो हर बार होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आए हैं मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट से, डिफरेंट स्टेट से, जो कि पूछना चाहते हैं उनसे। आई एम वेटिंग फॉर डॉक्टर मुदगिल टू अराइव। तो आप इन द मीन वाइल आप ये शेयर कर सकते हैं लाइव वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें ज्वाइन करिएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव ज़रूर निकलना चाहिए, बिकॉज एज फिजियोज बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनआंसर्ड हैं। हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं करते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस अभी आने शुरू हो गए हैं। अनु ने मैसेज किया है, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर पाठक जी। हेलो गौरव, हेलो सत्य प्रकाश, हेलो प्रदीप। अभी लाइव व्यूअर्स काफ़ी ऐड हो रहे हैं एंड आई एम वेटिंग फॉर डॉक्टर आर के मुदगिल। रविंदर कुमार मुदगिल। डॉक्टर मुदगिल से हम सेटअप कर रहे हैं कनेक्शन। ही विल सून बी द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है। इन द मीन वाइल आई हैव अ कप ऑफ टी। आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। देर इज ही इज ट्राइंग टू सेट अप द लिंक, डॉक्टर रविंदर मुदगिल। तो दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप जानना चाहते होंगे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। बहुत सारे इश्यूज होंगे जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे एज स्टूडेंट्स या एज क्लिनिशियंस। बहुत हेलो डॉक्टर राम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर स्वागत, डॉक्टर आयुष। लेट मी सी। He is trying to join, but he is not able to join it. Dr. Archita and one other person sent you a request to be
in your live video. Very good evening, sir. हाँ जी, गुड I इवनिंग डॉक्टर welcome you साहब। wholeheartedly, brother. बिल्कुल सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आ बिल्कुल रही हम है सुन डॉक्टर साहब? सुन पा रहे हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए दिया। क्योंकि जैसे कल भी हमने बात की थी, संवाद बहुत जरूरी है। कि जब तक हमारे बीच आपसी संवाद नहीं होगा, तब तक बहुत सारे जो इश्यूज हैं हमारे, वो रिजोल्व हो ही नहीं सकते। तो बहुत सारे बताएं क्या। स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हाँ, मैं देख। मैं आपका फॉर्मल वेलकम कर लूं फिजियो संवाद में। ये हमारा फर्स्ट आज से एपिसोड है फिजियो संवाद का। मैं वेलकम करता हूं आपका तहे दिल से। और हम आज आपका जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो मेहनत है, हम उसमें से कुछ अंश लेना चाहेंगे और सर शेयर करना चाहेंगे अपने फिजियोज के साथ। क्योंकि मैं बिल्कुल। एज फिजियो आपको बहुत समय से, लंबे समय से जानता हूं, तो मैं आपसे एक इस चीज से शुरुआत करना चाहता हूं कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है हरियाणा में एक बिल लाने के लिए। तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करिए स्टूडेंट्स को कि क्या ये प्रोसेस था और कैसे आपने मतलब इस चीज की तरफ अपना जो एफर्ट है वो कैसे, आपका जो डायरेक्शन थी आपने कैसे चूज करी, और क्या स्टेप्स थे जो आपने फॉलो करे, और जो कि हम इस स्टेज पर आ सके कि हरियाणा में एक अपना अलग से फिजियोथेरेपी काउंसिल का जो बिल आया है। क्या मेहनत, इतनी लंबी लड़ाई आपने जो लड़ी, क्या वो प्रोसेसेस थी, वो आप एक्सप्लेन करें प्लीज स्टूडेंट्स को। क्या कैसा अनुभव रहा आपका ये? सर देखिए, अनुभव की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। और अभी क्योंकि हमारे साथ लगभग 100 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं ऐसे तमाम साथियों को ना छोटा सा एक किस्सा अपनी जो लाइफ का सुनाना चाहूंगा, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उस वक्त सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहा था। मुझे किसी ने बताया कि जब तक आप एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनोगे, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जी। लिंक में कुछ तो समस्या है? हाँ, कोई जी नहीं जी सर। जी। हाँ, तो मैंने मैंने जब कोशिश की, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट ही था तो ज्यादा नॉलेज था नहीं। पर्टिकुलर एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए ट्राई किया, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ लगा नहीं। जब हाथ नहीं लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना पता करूं कि एसोसिएशन में ऐसी क्या पावर है जो एक टिकट हमें दे देती है, जिससे हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो जब उसके डीप में गए तो पता चला कि एसोसिएशन एज सच कोई ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो किसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सके। ओके। वो सिर्फ और सिर्फ कर सकती है। जब मुझे ये बेसिक डिफरेंस समझ आया आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ओके। फिर मैंने ये समझने की कोशिश की कि फिर एसोसिएशन क्या करती है। जब वो अगर ये आपको अथॉरिटी प्रैक्टिकली नहीं देती, तो एक एसोसिएशन का रोल क्या है। जब उसको और डीप स्टडी किया, तो मैंने देखा कि एसोसिएशन एक बैनर प्रोवाइड करती है, जो एक यूनिटी, एक बड़े कुनबे, एक बड़े परिवार की तरह लोगों को जोड़ के चलती है और प्रोफेशन के गुड फेथ में कार्य करती है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज से 10 साल पहले हमने HCAP, क्योंकि अब दो ऑप्शन थे अपने पास, या तो कोई एसोसिएशन के मेंबर बने या एक नई एसोसिएशन को जन्म दे। उस वक्त हरियाणा में कोई भी एसोसिएशन एक्टिव थी नहीं, तो इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन यही था कि हम मेहनत करें और नए सिरे से एक नई एसोसिएशन को जन्म दें। और तब HCAP का जन्म हुआ, आज से 10 वर्ष पहले। जब जी। जन्म हुआ तो धीरे धीरे इसके मेमोरेंडम के हिसाब से हमने परफॉर्म करना शुरू किया। और स्टेट में स्टडी किया, कई जगह काउंसिल थी, कई जगह नहीं थी। फिर काउंसिल के लिए एफर्ट करने शुरू किए। बहुत समय लगा, बीच में कई बार धरना प्रदर्शन, कुछ के हिस्सा आप भी रहे, मुझे याद है। और ये तमाम चीजें चलती रही। और फिर हमने काउंसिल का ड्राफ्ट जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को पिछली गवर्नमेंट में दिया था। और वही प्रोसेस बढ़ते 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 अब कुछ बीच में, सच कहूं तो एक बार मुझे खुद चुनाव भी लड़ना पड़ा विधायकी का इसके चक्कर में।
ताकि सरकार पे थोड़ा वो दबाव कौन भूल बनाया जा सकता है, वो कौन भूल सकता है। आपने तो काफी अन्य फिजियोज को भी प्रेरित किया था कि आप चुनाव लड़िए और सरकार को बताइए कि हमें सके। बिल्कुल फिजियोथेरेपी काउंसिल चाहिए। और ये मुझे बिल्कुल। याद है अच्छी तरह से। मेरी कोशिश यही थी कि ज्यादा मैक्सिमम लोग अगर ये करते तो सरकार उसको सुनती। पर चलो अच्छी बात है कि मेरे अकेले की वजह से भी सरकार ने सुना। और जैसे इलेक्शन ओवर हुए, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो काउंसिल का बिल जो है हमारा विधानसभा में पास हो चुका है। तो मैं जी यहाँ ये बस कह के इसको समाप्त करना चाह रहा हूं कि जब एक आर के मुदगिल इतना सोच सकता है, तो यहाँ जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हमें सुन रहे हैं, लगभग 100 के करीब अभी सुन रहे हैं, ये आगे इस जी। मैसेज को और कन्वे करेंगे। तो ये 100 लोग अगर अपनी जिम्मेवारी खुद से उठाएंगे, खुद से एक संगठन का रूप बनकर काम करेंगे, तो मैं समझता हूं बहुत फायदेमंद होगा पूरे फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए। जी, एक अगर इंडिविजुअल इतना सब कुछ कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे सारी टीम्स को इकट्ठा कर सकता है, सारे फिजियोज को इकट्ठा कर सकता है, तो अगर एज ए टीम सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। यही आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर मुदगिल, हमने कल जब हमने लाइव वीडियो डाला था और पोस्टर्स में भी लिखा था कि बच्चों को हमने एक चीज बोली थी कि वो अपने सवाल भेजें, और बहुत सारे सवाल जो हैं स्टूडेंट्स के आए हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और कुछ जो है बहुत ही डरावना जो चित्र है वो प्रस्तुत करते हैं फिजियोथेरेपी का हिंदुस्तान में। तो दोनों ही तरह के लोग हैं, दोनों ही तरह की सोच है, जो कि हम भी एज स्टूडेंट्स जो देखते हैं इस चीज को, कि फील भी हमने किया है अपने फिजियोथेरेपी के करियर में। जब हमने शुरुआत की थी, तो जब हम कॉलेजेस से बाहर आए थे तो बहुत डर था एक दिमाग में, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हमेशा बना हुआ है, और वो अभी तक ज्यों की त्यों स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। तो इस बीच आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस बात को अक्सर उठाते रहते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में इसके बारे में चर्चा करते हैं, या लोगों को एक तरह से अवेयर करने के लिए, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए लगे रहते हैं। इसी बीच आप पे कुछ आरोप लगते हैं कि आप जो है वो डॉक्टर आर के मुदगिल जो है वो राजनीति करता है। कहाँ तक मानते हैं ये सच है? सर देखिए, मैं ये कहता हूं, ये बात 200% सच, बिल्कुल सच है। डॉक्टर आर के मुदगिल पूरी तरह से राजनीति करता है। लोगों ने इसके मायने गलत निकाल लिए, वो बात अलग है। राजनीति का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तो राजनीति जो राज्य को चलाने के लिए नीतियां होती हैं, उसको राजनीति कहा जाता है। जी लेकिन कुछ मौजूदा राजनीति का जो प्रारूप है, मंत्री संत्रियों को देख के, भ्रष्टाचार को देख के, इन तमाम चीजों को देख के लोगों ने राजनीति का ना हुलिया बदल दिया है। मैं तो कहता हूं हर आदमी को राजनीति करनी चाहिए। जो प्रोफेशन राजनीति से अछूता है, उस प्रोफेशन का भला कोई नहीं कर सकता। फिर बात आती है कि मुद्दों की राजनीति हो। राजनीति ऐसे विचारों की तो आदान प्रदान रखेंगे ही ना। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगेगी तो हम जरूर रखेंगे, कोई चीज बुरी जरूर। लगेगी तो मुख्य उसका विरोध करना भी जरूरी है। आपकी इसी जी बात में मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा। मैंने कभी दिल्ली में, बहुत ही सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काफी बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि सर आपको इतना कुछ पता है, इतना डीप नॉलेज है आपको, तो आप इसको लाइव आके लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर मुदगिल, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। जैसे ही मैं आके बात रखूंगा, लोग मुझे कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मेरे पैर पीछे से खींचना शुरू कर देंगे। तो मैं एक शांति प्रिय ढंग से जीना चाहता हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के पास बहुत सारा पैसा है और वो ये मुझे गिराने में खर्च कर सकते हैं। तो मुझे ये बात उनकी, खैर ठीक है, ये उनका विचार है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर हर आदमी ऐसा ही सोचता रहा, अपनी बात रखेगा ही नहीं, तो आने वाली पीढ़ी को ये पता कैसे चलेगा कि उसके सीनियरों ने क्या गलतियां की है या अच्छे काम किए? क्योंकि सर जो जी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे सीख रही हैं। हमने अपने सीनियर से सीखा है। अगर उन्होंने जी शायद हमें काउंसिल दी होती, हमें वो आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा दूर कर दिया होता, तो शायद आज हम और आप यहाँ ना बैठे होते, ये चर्चा ही ना हो रही होती। तो बिल्कुल। अगर ऐसी राजनीति, अगर ये राजनीति है, तो मैं राजनीति करता हूं, इसमें कोई शक नहीं। डेफिनेटली मुदगिल सर, हम चाहते हैं कि आप ऐसी राजनीति करते रहें और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए कुछ अच्छा जो है वो आता रहे सामने। बिकॉज मेहनत करने को, अपने अपने प्रोफेशन का हमेशा अक्सर कॉन्फ्रेंसिस में ये एक डायलॉग की तरह यूज किया जाता है कि बी द एम्बेसडर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो कैसे बनोगे एम्बेसडर फिजियोथेरेपी के?
यही सब काम जो है हमने अगर जनता तक नहीं पहुंचाए या हम बात नहीं करेंगे, हमारे प्रोफेशन के बारे में 100 गलत बातें जो हैं वो अक्सर डिस्कस कर ली जाती है कि हमारे पास काउंसिल नहीं है या बहुत कुछ नहीं है। उसी बीच कोई एक आदमी अगर लगातार मेहनत कर रहा है तो आप उसको राजनीति से जोड़ के देखने लग जाओ तो ये अच्छा नहीं है। डेफिनेटली पॉलिटिक्स कैन बी गुड एज वेल, कोई जरूरी नहीं है कि बुरी ही हो हमेशा राजनीति। तो बजाय के लड़ने के, एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है कि कंफ्यूजन में है लोग, आपस में ही लड़ रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आपको कितना सच लगती है ये बात? सर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली कंफ्यूजन में कोई नहीं है, ये इन बच्चों को कंफ्यूजन में रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कंफ्यूजन में कोई नहीं है। जिसकी जेब में पैसा है वो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है। ये तो बेचारी, ये जो यंग जनरेशन है बाकी ये सब इसको कंफ्यूज थे। ये तो इसको कंफ्यूज किया जा रहा है, इसको समझाया जा रहा है कि कुछ एंटी पार्टी है, कुछ पार्टी है। मैं बल्कि हंसी आती है मुझे, हमारे साथी ये बोलते हैं कई बार कि ये कुछ ऐसा है कि मैं कांग्रेस हूं और वो बीजेपी है। तो मुझे हैरानी होती है कि कैसे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन अपनी तुलना एक राष्ट्रीय पार्टी से कर बैठी है। पता नहीं ये इतना भ्रम क्यों है। जी जी। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो काम अच्छा करेंगे वो डेफिनेटली आगे जाएंगे, भले ही वो किसी बैनर के अंडर कर रहे हैं या वो सिंगल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं रोक सकता। तो डॉक्टर मुदगिल जी, अब इससे एक सवाल उठता है, आपने अभी बोला कि वो भले ही एक बैनर के अंदर हैं या वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है बेसिकली एसोसिएशन में और काउंसिल में? बहुत सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि सर एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी है, और उनको लगता है कि हमने एसोसिएशन की मेंबरशिप ले ली तो वो सफिशिएंट है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी उनको लगता है कि काउंसिल के बारे में वो चिंतित रहते हैं, और बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि सर हमारी जो काउंसिल है, इंडिपेंडेंट काउंसिल है, वो बनेगी या नहीं। और कुछ 2-4 सवाल जो हैं वो एलाइड से भी जुड़े हुए आए हैं, वो मैं एक एक करके आपसे लूंगा। तो पहले मेरे को आप बताइए कि बेसिक डिफरेंस क्या है एसोसिएशन और काउंसिल में? सर देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो एसोसिएशन एक बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। और काउंसिल जो है वो एक क्वेसी जुडिशरी बॉडी है, जिसके पास कुछ लीगल अथॉरिटीज हैं, जिसके पास लीगल एक्शन लेने की पावर है। उसमें सरकार जी का नियंत्रण है, और एसोसिएशन कुछ लोगों द्वारा, पर्टिकुलर एक प्रोफेशन के लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई हुई बॉडी है। तो जी। एसोसिएशन एक बड़ा परिवार से ज्यादा कुछ भी नहीं। उससे अगर आप जुड़ते हैं बहुत खुशी की बात है, आपका परिवार और मजबूत होगा। अगर आप नहीं भी जुड़ते, आपके परिवार से आपके विचार नहीं मिलते, तो आप अलग अपने लिए एक अलग परिवार बसा सकते हैं, आप अलग कार्य कर सकते, आपको कोई लीगली नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, काउंसिल के अगर किसी भी स्टेट में काउंसिल एप्लीकेबल है, काउंसिल कहीं फॉर्म है, वहां अगर आप काउंसिल की मेंबरशिप नहीं लेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लीगल बॉडी है, लीगल अथॉरिटी है उसको आपको रोकने के लिए। लेकिन एसोसिएशन को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। और एसोसिएशन, जितनी भी एसोसिएशन है, वो सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड बॉडी है। तो चाहे उसके नाम में आप इंटरनेशनल लगा दें, चाहे उसके नाम में हरियाणा लगा दें, चाहे उसके नाम में इंडिया लगा दें, नाम में कुछ नहीं रखा है। सारी की सारी जो एसोसिएशन है वो एक ही वैल्यू रखती हैं। तमाम एसोसिएशंस, चाहे वो नाम में छोटी है या नाम में बड़ी, वो मैटर नहीं करता, सबकी सब सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। और उनके अपने बायलाज होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। सिंपल, एक बड़ा परिवार और उसके अपने नियम। आप जुड़ना चाहें मोस्ट वेलकम, जुड़ सकते हैं। आप ना जुड़ना चाहें ना जुड़े, आपको कोई लीगली बाध्य नहीं कर सकता उसके लिए। हाँ, यहाँ ये मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कुछ पर्टिकुलर एसोसिएशन ऐसा भी कर रही है आज की डेट में कि जबरदस्ती वो लोगों को बहका रही है कि मेंबरशिप अगर तुमने हमारा नहीं लिया तो तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। ये तमाम भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली आपकी चॉइस पे है कि आपको किसी एसोसिएशन से जुड़ना है या नहीं जुड़ना। एक्स वाई जेड तीनों की इक्वल वैल्यू है सर। और अगर तो काउंसिल है तो आप पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो संविधान हमें अधिकार देता है, राइट टू प्रैक्टिस वट एवर यू वॉन्ट, जो आप राइट टू वर्क की बात करते हैं, जो संविधान ने हमारे को हक दिया है, उसमें ये कहीं नहीं मेंशन कि आप किसी एसोसिएशन से जुड़कर ही कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। जिस दिन आप बैचलर की डिग्री आपके हाथ में आती है आफ्टर ग्रेजुएशन, जिस दिन एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपको एक हाथ में डिग्री प्रोवाइड कर देती है, उस दिन के बाद आप फुल्ली एलिजिबल है प्रैक्टिस के लिए। आप भारत के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उस राज्य में काउंसिल है तो आपको उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप करना चाह रहे हैं एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन, तो आपकी चॉइस है।
जी। अभी हम बहुत सारे सवाल ले रहे हैं। एक अगला सवाल आया है अलाइड बिल हेल्थ केयर को लेके। उसमें आया है कि सर, ये दीप ने पूछा है, दीप है जिन्होंने ये कुछ सवाल पूछा है कि सर, आफ्टर अलाइड एंड हेल्थ केयर बिल, इज फिजियोथेरेपी केप्ट अंडर पैरामेडिक्स और वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? सर देखिए, एलाइड और जो अभी जो बिल आ रहा है, एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल बिल, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स दी गई हैं। उसमें पैरामेडिक जैसा अभी कुछ नहीं है, उसमें अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी रखी गई है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, उस पर हमारे ऑब्जेक्शन थे। अगर आप देखना चाहेंगे, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, उसमें मैंने पूरा बिल पढ़ के पूरा सुनाया भी हुआ है। जी। उसमें सारा एक एक डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब उस पर सजेशन भेजे गए, तो अमेंडमेंट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो चीजें अभी हमें क्लियर नहीं है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक उसके बारे में कुछ भी फाइनल वर्डिंग देना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अलग अलग कैटेगरी है, ये मैं अभी भी बता सकता हूँ। ओके, तो आप मेरे को एक बात बताइए। ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा पूछना चाहता हूँ कि हम जब फिजियोथेरेपी करके बाहर निकले थे कॉलेज से, मतलब बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुई थी आज से कोई 10-12 साल पहले, तो हमने ये शोर सुना था फिजियो के गलियारों में कि हमारा एक इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल होगा। और उस काउंसिल के चलते हम हर जगह आंदोलनों में, धरनों में, हर तरह से, जिस तरह से भी हम काम कर सकते थे हम करते थे। और आप भी उस टाइम पे, आपकी भी दाढ़ी मूछ इतनी बड़ी हुई नहीं थी, मुदगिल सर। ये तो हो गया है। और उस टाइम मैं भी बच्चा हुआ करता था। तो ये ये ट्रांजिशन कब आया कि अब हम इंडिपेंडेंट फिजियो काउंसिल की बात ही नहीं करते और अलाइड फिजियो काउंसिल पे अपने आप को पीठ पे तालियां देते हैं? मतलब दशकों से जो एसोसिएशन एक मुद्दे को लेकर चली थी, बड़ी हुई थी, वो अब वो मुद्दा जो है वो अतीत की गर्भ में जैसे दफन सा हो गया है और अलाइड बिल को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये उचित है और क्या ये होना चाहिए, या उसकी बात हमें बिल्कुल नकार देनी चाहिए, या इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल को हमें अपनी हार मानकर इसको छोड़ देना चाहिए कि हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट कभी इंडिपेंडेंटली अपना एक फिजियो काउंसिल नहीं बना सकते? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर व्यूज? सर, अब आप मेरे व्यू की बात कर रहे हैं, तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि ये व्यू टोटली मेरे हैं, इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। तो डॉक्टर आर के जी। मुदगिल के हिसाब, हम जिस लड़ाई को लेकर इतना आगे बढ़े थे, खैर दाढ़ी मूंछ की जो आपने बात की वो लॉकडाउन का असर है, वरना आज भी वैसा ही है। ठीक है। दूसरी सदा जवान रहेंगे, हाँ। सर, दूसरी आपने चीज जितना मैं, काम कर लिया, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है जल्दी। सर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं कि तमाम धरने प्रदर्शन जितने भी हुए, वो सेंट्रल काउंसिल के लिए हुए, इसमें कोई शक नहीं। हमने भी भाग लिया, आपने भी भाग लिया, और भी बहुत सारे साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कुछ हमारे ही अगुवा लोगों ने डिजोल्व कर दिया, कहीं ना कहीं। इसमें कुछ अपनों की ही साजिश थी। वो एक शेर है किसी का कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और ये हमारे ऊपर जी। फिट बैठता है, क्योंकि हम जिस मुद्दे के लिए चले थे, देखिए फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक इतना बड़ा जो अपने आप में संगठन होने का दावा करते हैं, अगर वो चाहते, वो सीरियसली चाहते, तो शायद काउंसिल की जो डगर है वो इतनी मुश्किल ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को इस मुद्दे से पीछे खींच लिया। और जब अलाइड को आगे किया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं सर झुका के उन्होंने इस निर्णय का स्वीकार भी कर लिया। और बस इस बात में अपने आप को आत्मसंतुष्ट समझने की कोशिश करने लगे कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है आज भी कि अगर अपनी इंडिपेंडेंट काउंसिल के लिए फाइट की जाती, तो ज्यादा बेहतर था, ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि जब ये अलाइड की हम बात करते, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड काम करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक, मतलब वो एग्जैक्ट जो एक प्रोफेशनल काउंसिल अगर फिजियोथेरेपी की होती, तो शायद उस जितनी मजबूत बात नहीं बन पाएगी। जी। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हम कहते हैं कि अक्सर ये बात जो है सर्कल्स में, टीचर्स के भी और बच्चों के दिल में भी उठती है। जैसे कुछ एसोसिएशन है, WCPT के नाम से, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी, और पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश जो हैं वो उसके मेंबर हैं। क्या है वो कारण जो हिंदुस्तान जो है WCPT का मेंबर आज भी नहीं है? क्योंकि मैंने अभी उनकी ईमेल देखी कि हाँ, हमने अप्लाई कर रखा है, पहले कुछ केसेस थे IAP
की डिवीजन थी, उस वजह से नहीं हो पा रहा था। अब तो यूनिफाइड आईएपी है और काफी समय से कार्यरत है। तो WCPT को आप कैसा देखते हैं कि बिकॉज वो एक वैश्विक वैश्विक तौर पे सारे वर्ल्ड बॉडी है जिस जो रिकॉग्नाइज्ड है, सारी वर्ल्ड कम्युनिटी उसकी मेंबर है। तो आप कितना जैसे हम अगर सरकार के सामने भी कभी डेफिनेशंस प्रस्तुत करते हैं फिजियोथेरेपी से संबंधित, तो वो सारी वर्ल्ड वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसकी दी हुई डेफिनेशंस हैं, जहां पे फिजियोथेरेपी को विस्तृत रूप से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं उसके रोल को। तो आप क्या मानते हैं कि WCPT का ना होना क्या कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारी वीकनेस का, या किस तरह से आप देखते हैं इस इशू को? देखिए सर, ये प्रैक्टिकल सी बात है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप हर जगह, जहां आप कहीं भी अपनी कोई दलील देते हैं, सरकार के सामने कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या WCPT को फॉलो करते हैं या ILS जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी है उसको फॉलो करते हैं। जब आप हर चीज में इंटरनेशनल फॉलो करते हैं तो जाहिर तौर पे आपको किसी ना किसी इंटरनेशनल बॉडी, जो एक इतनी एपिक बॉडी है हमारी जिसमें तमाम देश जुड़े हुए हैं, तो उसमें हिंदुस्तान को होना बहुत जरूरी है। और जैसा जी कि मैं उसके बारे में जितना मैं समझता हूं, उनका एक क्राइटेरिया है कि वो किसी भी कंट्री से जो उसकी लार्जेस्ट एसोसिएशन है वो उसी को अपना मेंबर बनाते हैं। और इसी जी करके बहुत उसमें IAP मेंबर रही है, और बाद में किन्हीं कारणों के चलते जो कि आपने बता ही दिए हैं, वो मेंबरशिप से बाहर भी हो गई थी। फिर बीच में कुछ इस तरह की चीजें भी रही कि फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, कुछ हमारे अगुवाओं ने ये भी कहा कि हमें WCPT की ज्यादा जरूरत नहीं है तो हम उसकी मेंबरशिप लें ही क्यों। तो मतलब मैं उन चीजों से एग्री नहीं करता, हमें उसकी मेंबरशिप की सच में जरूरत है। और एक बड़ा संगठन होने के नाते आज की डेट में अगर बड़े संगठन के तौर पर दावा जो करते हैं, जो मतलब खुद का ही दावा है उनका, खैर क्योंकि मैं मेंबर तो हूं लेकिन मुझे एग्जैक्ट आज भी पूरी संख्या का ज्ञान नहीं है, तो IAP का ऐसा दावा है कि वो सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान में IAP का, फिजियोथेरेपी का। तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए और उसको ये मेंबरशिप लेनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर नहीं है जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तब। मैं इस इंडिया चीज में में इसके आपके लिए सच। मैं इस चीज में एक चीज जोड़ देता हूं। जैसे एक मैं मैनुअल थेरेपिस्ट हूं, तो एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपिस्ट, IFOMPT। ये 1972 में बनी थी डॉक्टर मुदगिल सर, और मैंने अप्लाई किया एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट वहां पे ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे ये मेल आई कि आप WCPT के सदस्य नहीं हैं, इसलिए आप इस कॉन्फेडरेशन के मेंबर नहीं बन सकते। तो एक तरह से मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील किया उस टाइम पे कि WCPT का मेंबर अगर हमारी एसोसिएशन नहीं है, तो बीइंग एन इंडियन फिजियो, हो सकता है ये मेरे साथ हो, ऐसी कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो और भी इंडियन फिजियोज के साथ आती होंगी। और बिल्कुल। एक एक जो बहुत ही कॉमन मुद्दा है, मैं वो उठाना चाहता हूँ डॉक्टर मुदगिल सर, जो कि आपने भी देखा है, मैंने भी फील किया है, और हम सारे फील करेंगे कि हम सारे उस चीज से एग्री करेंगे, जो भी व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज को एग्री करेंगे। हमारे प्रोफेशन से पलायन, फिजियोथेरेपी करने के बाद, BPT कंप्लीट करने के बाद कितने बच्चे जो हैं वो BPT को छोड़कर बैंक PO की तैयारी करने चले जाते हैं, कुछ और अन्य प्रोफेशंस में, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे होते हैं। तो ये कितना बड़ा मुद्दा आप इसको समझते हैं, और क्या इसके कारण और इसके उपाय जो हैं वो आप जरा डिटेल में बताइए। बिकॉज एज अ टीचर जब मैं देखता हूं कोई भी एक इंडियन फिजियो जिसने 4.5 साल कॉलेज की फीस पे की, एग्जाम दिए, और उसके बाद वो अपना दिल तुड़वाकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर कर उस प्रोफेशन को छोड़ दे। हमारी फील्ड में से फिजियोथेरेपिस्ट का जाना मैंने नहीं देखा कि किसी BPT BDS या MBBS वाले स्टूडेंट को बैंक POs की तैयारी करते हुए। लेकिन ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे प्रोफेशन में से फिजियोथेरेपिस्ट छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या इसके कारण है और इसको कैसे ठीक किया जाए? सर ये बात बताने से पहले मैं एक छोटी सी आपको ना स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी रखना चाहता हूं आपके सामने, शायद उससे आपका ये डेफिनेटली। कंसेप्ट थोड़ा से अच्छे से क्लियर हो। स्वामी विवेकानंद जी डेफिनेटली। अक्सर एक कहानी रखा करते थे, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे होते थे तो वो एक कहानी सुनाते थे। एक बार जी एक शेरनी को बच्चा होना था, डिलीवरी का टाइम नजदीक था शेरनी का। और जब उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप किया, उसी दौरान वो डिलीवरी हो गई उसकी, और वो बच्चा जो है वो पहाड़ी से नीचे गिर गया उसका। और जी जहां वो नीचे गिरा वहां भेड़ भेड़ बकरियां होती है उनका झुंड था। वो शेर का जो बच्चा
उस झुंड में जाके गिर गया। जी शेरनी तो चली गई खैर, लेकिन वो जो शेर का बच्चा था वो उसी झुंड में पला बड़ा, बकरियों के साथ ही पला बड़ा। तो वो ना तो दहाड़ना जानता था, मिमियाना सीख गया। धीरे धीरे वो उन्हीं बकरियों के साथ रहता, घूमता फिरता। और एक बार जंगल में एक बुजुर्ग शेर था, उसने देखा कि बकरियों के झुंड में एक शेर का बच्चा घूम रहा है। तो जैसे जी उस बच्चे से मिलने के लिए वो बुजुर्ग शेर उस झुंड के जाने लगा, तो बकरियों ने तो शेर से डर के भागना ही था। तो सारी बकरियां भागना शुरू कर देती हैं, वो शेर का बच्चा भी भागना शुरू कर देता है कि कहीं शेर आ जाए, शेर खा ना जाए। इस चक्कर में सब भाग गए। लेकिन बूढ़े शेर ने जाके शेर के बच्चे को पकड़ा, उसको उठाया वहां से और एक नदी के किनारे ले जाके पानी के पास रख के उसका मुंह पानी की तरफ करके जोर से दहाड़ लगाई। तो जब उसने जी जोर से दहाड़ लगाई तो शेर का जो बच्चा, जो बकरियों के झुंड में बड़ा बड़ा था, उसने उस पानी में अपना चेहरा देखा। तो उसको यह महसूस हुआ कि मैं तो इस बुजुर्ग शेर जैसा हूं। उसको अपना जी आत्मबोध हुआ, उसको पता चला कि मैं तो शेर हूं। और वो मिमियाना भूल के वो भी दहाड़ना शुरू कर देता है। तो जी कुछ ऐसा हमारे साथ है। हम शेरों के बच्चे हैं, गलती से बकरियों में फंसे हुए हैं, इसलिए शायद हमें अपनी असली ताकत का एहसास नहीं। जिस दिन ये ताकत का एहसास हो जाएगा, जिस दिन ये आत्मबोध हो जाएगा, ये पलायन रुक जाएगा। फिजियोथेरेपी एक इतना यूनिक प्रोफेशन है कि यहाँ हर एक आदमी के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूं आप फिजियोथेरेपिस्ट जीते जागते भगवान हैं। आप छू के ठीक कर देते हैं लोगों को। इससे बड़ी बात और जी क्या हो सकती है? भगवान छू के ठीक करता है। आज भी अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट कौन थे, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जिनको पता होगा वो किसी बाहर की, आउट ऑफ इंडिया से, या किसी वो जो नर्स का नाम लेते हैं कि जी वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। जबकि मैं कहता हूं कि आपके गीता में साफ साफ लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन ये आपको पता ही नहीं। उन्होंने अष्टावक्र का स्कोलियोसिस ट्रीट किया था, इसके एविडेंस है हमारे पास। मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है जर्मनी में। डॉक्टर मोहंती, आईएपी के एक्स प्रेसिडेंट, वो बुक लिख चुके हैं इस बारे में। लेकिन ये तमाम चीजें हैं। हमारा प्रोफेशन बड़ा यूनिक है। आप ये देखिए, इसको सिंपल समझिए। अभी आईटीआई से लोग कोर्स करके, या जो फेक प्रैक्टिशनर बाहर से डिग्रियां खरीदते हैं, इस तरह के कोई फर्जीवाड़ा करते हैं जुगाड़ लगा के, वो तो फिजियोथेरेपी में घुसना चाह रहे हैं। और हमारा ही फिजियोथेरेपिस्ट बाहर निकलना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सही से ज्ञान नहीं दिया गया। उसको ये नहीं बताया गया कि तुम क्या कर सकते हो। उसको कॉलेज में, स्कूल में, उसको जब उसका एटमोस्फियर है, उसके सीनियर जूनियर एक ही बात सिखा रहे हैं कि ये 5 मशीनें हैं, ये मशीन आपको चलानी आनी चाहिए, ये 5 मशीन आपको चलानी आ गई तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एक जी टेक्नीशियन भी बिल्कुल। कर सकता है। आप जी बिल्कुल। फिजियोथेरेपिस्ट हो क्योंकि आपने 4 साल सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, वो अच्छे से पढ़े हैं। यू आर ए मेडिकल ग्रेजुएट। और जिस दिन ये आत्मबोध एक फिजियोथेरेपिस्ट को हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वो फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि हम हमेशा लोअर साइड देख रहे हाथों हैं का प्रोफेशन की। चमत्कार। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशन की आप अपर साइड देखिए ना। आपका तो मैनुअल मैजिक है, बोलते ही हैं आप तो तो सीधी सी बात हाथों है में भैया। जो दम है, मेरे को तो लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो म्यूजिशियन की तरह काम करता। हाथों में जो उसकी कला है मैं वो। सर, मैं भगवान से तुलना करता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट की। जो छू के ठीक कर दे वो भगवान ही हो सकता है। और हर फिजियोथेरेपिस्ट में वो काबिलियत है। तो आप तमाम लोग जीते जागते भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। तो जब आप स्वयं ही ब्रह्मा हैं तो आपको कौन रोक सकता है? वो पीओ डॉक्टर की तैयारी मुदगिल, वही लोग मैं कर रहे हैं। मैं इतना श्योर हूं कि डॉक्टर मुदगिल को कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, तो किसी सर, को कोई नहीं रोक सकता सर, किसी को कोई नहीं रोक। एक एक अगला देखिए सवाल लेते मैं हैं सर। सरोज दास जी का सवाल है ये। और ये सवाल है कि कोविड-19 वेबिनार्स आर गोइंग ऑन। अब वेबिनार जो है वो हम देखते हैं एक दिन में 40 वेबिनार भी हो रहे हैं सर। और कोविड-19 webinars are going on, but there is no media coverage about the role of physiotherapy in COVID-19. Nobody is talking about physiotherapy except physiotherapist who is responsible. सर, इसके लिए जो सबसे बड़ी कमी है वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर ही है। कोई जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कि सरकार आपको परेशान नहीं कर रही, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको परेशान नहीं कर रहा, कोई ब्यूरोक्रेट्स आपको परेशान नहीं कर रहा। ये आप स्वयं हैं जो अपने आप को परेशान कर रहे हैं। जी देखिए, मैं इसका एक बात बताऊंगा। अभी मौजूदा विधानसभा में जब हमारा हरियाणा का फिजियोथेरेपी का काउंसिल का बिल पास हुआ, तो ये बड़े जी दुख की बात है कि हम दावे तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन वहां पर जो मौजूदा एमएलए थे
वो जी। फिजियोथेरेपी को फिजियोथेरेपी बोल पाए, वो तो हम प्रोनाउंसिएशन उनसे प्रॉपर नहीं, उसके पीछे बुलवा नहीं रीजन पाए, यही, हम उनसे फिजियोथेरेपी। वो हम नहीं बुलवा पाए, मैं कह रहा हूं वो हम नहीं बुलवा पाए। अब सेमिनार हम देश देश से ज्यादा सेमिनार करें, मुझे नहीं लगता कि हम हर चीज को ना हद से ज्यादा कर रहे हैं, हद से ज्यादा। ठीक है, आप करें उस हद से ज्यादा उस चीज को करें, लेकिन पैरेलल आप ये देखें कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट होके फिजियोथेरेपिस्ट से कनेक्ट होना बड़ा इशू नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट होके सोसाइटी से कनेक्ट होना बहुत बड़ा इशू है। हमारा जी। फिजियोथेरेपिस्ट अभी उस बकरियों के झुंड में ही है, वो शेरों के झुंड में जाना शुरू कर ही नहीं रहा है, तो तो हम प्रॉब्लम समाज उसके से नहीं साथ जुड़ है। पा रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही, जिस दिन आप सोसाइटी से कनेक्ट हो जाएंगे, सोसाइटी को अपनी अहमियत बता पाएंगे। आपको मैं बताऊं कि अभी पीछे की बात है, मेरे को एक दोस्त ने मेरे ने शेयर किया कि एक साथी ने वेबिनार लिया और उससे जब ये पूछा गया कि आप किस टॉपिक पे पढ़ाने वाले हैं, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो हमारे यहाँ तो इस टॉपिक पे भी वेबिनार हो जाते हैं अक्सर, कि लोग अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर लेते हैं, और आत्मकथा। कमाल की कि उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। एक्सपीरियंस तो हम और आप सर्टिफिकेट देंगे। ये आपने एक वो बात बता दी कि हमारे इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि क्वालिटी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है सर। व्हाट इज सर द नीड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन द कॉलेजेस, बिकॉज बच्चों को कैसा पता चलेगा कि क्वालिटी कौन है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स कौन है, और नॉन क्वालिटी या से जो कि रिक्वायर्ड नहीं भी है वो भी ज्ञान उनको दे दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं रेगुलेट होना चाहिए, बट इसको रेगुलेट करने वाले लोग भी बहुत कम है, और जो रेगुलेट करने की सोच भी रहे हैं उनके ऊपर मेरे को और आपको कोई खास यकीन तो है नहीं। तो ये तो मैं खुद असमंजस की स्थिति में हूं कि होगा तो ये कैसे होगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सर इसका ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए कोई भी एसोसिएशन इसको रेगुलेट कर ही नहीं सकती, वो भले ही चाहे मैं हूं या आप हो, अगर हम ये बोलते हैं कि हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, हमारे जो लिस्ट में रहेगा वही सिर्फ वर्कशॉप कंडक्ट करेगा, वही सिर्फ टीचिंग में जाएगा, तो सिर्फ कोरी कपोल कल्पना है, झूठ है, बकवास है। ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोई भी एसोसिएशन। बिल्कुल, आप राइट टू वर्क के अगेंस्ट तो कभी नहीं जा सकते, संविधान का बेसिक राइट है वो तो। आदमी अगर मुझे कुछ भी आता है और मैं किसी को सिखाना चाहता हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, जी। उसके लिए कोई दिक्कत। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है, उसके लिए यूनिवर्सिटीज को ये इंश्योर करना होगा कि वो क्वालिटी टीचर्स अपने अपॉइंट करे, वो बचे जी। उन चीजों से कि जो इस तरह से एक्सपर्ट, आज आप कल पास आउट होते हैं, नेक्स्ट डे आपको प्रॉपर सारी ज्वाइनिंग मिल जाती है, इस तरह का कल्चर अभी हमारे यहाँ है, तो वो थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, इसके लिए जब काउंसिल आपकी फ्रेमवर्क हो जाएगी, काउंसिल आपकी एनफोर्समेंट हो जाएगी, तो काउंसिल इस तरीके के रूल रेगुलेशन डेफिनेटली बना सकती है। और काउंसिल में देखिए, मैं बाकी नहीं कहता, लेकिन हरियाणा का काउंसिल का संविधान, जैसे कि बाबा जी। साहब अम्बेडकर जी कहते हैं वही हिंदू, जो हमारा संविधान है अम्बेडकर साहब ने लिखा है, तो मैं जी। भगवान की दया से तो इस काबिल समझा, परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि जो अपनी काउंसिल हरियाणा में आज बनी है, ये जो मेरा जो मूल लिखा हुआ संविधान था उसके थोड़ी सी अलग है, लेकिन मोटा मोटी उसी को फॉलो किया गया है। तो इसमें मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि आने वाले समय में जिस दिन काउंसिल हरियाणा में लागू होगी, उस दिन इस तरीके के रेगुलेशन बनाए जाएंगे कि वहां रिसोर्स पर्सन को भी बाकायदा एनलिस्ट किया जाएगा, और एनलिस्टमेंट के बाद ही वो लोग वर्कशॉप कंडक्ट कर पाएंगे, प्रायर कंफर्मेशन के साथ, काउंसिल के साथ। तो डॉक्टर मुदगिल, मैं आपको एक तो हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप वो पहले व्यक्ति हैं जिसको हमने फिजियो संवाद के मंच पे बुलाया है, और ये उसी की वजह से है क्योंकि आपने जो इतना हार्डवर्क किया है, तो आप अपने आप को लक्की महसूस करिए कि आप मेरे साथ फिजियो संवाद के मंच पे रहे, और ये एक जोक था। और देखिए, संवाद जो इतना सीरियस बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए कि बच्चे सर, सारे। जो बिल्कुल नहीं था। नहीं नहीं, तो आज मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, वो संविधान लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, वो अच्छी बात है, लेकिन उस लड़ाई में, जब वो लड़ाई हुई ना वहां, जब इतिहास में ये लिखा जाएगा, जैसे कहते हैं ना पानीपत की लड़ाई, जब किसी दिन इतिहास लिखा जाएगा हरियाणा फिजियोथेरेपी काउंसिल का, कोई ना कोई आने वाली पीढ़ियों में जरूर लिखेगा, मुझे यकीन है, तो उस दिन ये भी लिखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे दीवाने थे जो वहां चंडीगढ़ सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, और उन दीवानों में आपके नाम भी सुनहरे अक्षरों में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जरूर, डेफिनेटली यार। हमने एक जो परिकल्पना की है फिजियोथेरेपिस्ट की या फिजियोथेरेपी की, जो हम जो सोचते हैं फिजियोथेरेपी को लेकर,
अपने दिल में और दिमाग में, जैसा हम चाहते हैं स्वर्णिम युग जो फिजियोथेरेपिस्ट का आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोरे अवार्ड की वर्षा ना हो। आपने देखा होगा कि अक्सर अब जो है अवार्ड्स मिलते हैं बहुत जल्दी जल्दी हर किसी को। आपको और मेरे को बहुत देर के बाद, 5-6 साल की पूरी हार्ड वर्क के बाद, कहीं एक ही मंच पर एक ही समय एक ही दिन अवार्ड मिला था। मुझे आज भी याद है और मैं उस चीज को चेरिश भी करता हूँ। और उस समय के बाद से मेरी और आपकी जो जर्नी है वो चलती रही है अब तक। और आज जो है वो हम यहाँ पर बैठे हैं एक ही मंच पर। तो वो जो बिल्कुल। लंबा दौर था उसमें आपकी लड़ाई जो थी वो लीगल इश्यूज के ऊपर, हरियाणा में काउंसिल के ऊपर और एजुकेशन प्रमोट करने पे थी, और जबकि मेरा जो इनिशिएटिव था वो हैंड्स ऑन इम्प्रूव करने पे था। तो हम दोनों ने ही अलग अलग तरह से इस चीज को लिया है। और मेरे को बहुत खुशी है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जो पे स्केल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पे स्केल को लेकर जो है काफी इश्यूज रहे हैं फिजियोज के। तो उसके बारे में डॉक्टर मुदगिल जी, क्या आपके पास इनपुट्स हैं, क्या क्वेरीज हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो आपको भेजी हैं? सर रिलेटेड टू मेरे द पे स्केल। मेरे को भी कुछ सवाल साथियों ने भेजे हैं, और उसमें एनआरएचएम के पे स्केल को लेके उन्होंने बात रखी है कि जो पहले एनआरएचएम का पे स्केल दिया जा रहा था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम बेसिकली। जी। हाँ, तो रिलेटेड टू पे स्केल उन्होंने कहा कि जी पहले जो पे स्केल था, अभी मौजूदा जो पे स्केल है वो उससे भी कम कर दिया गया है। तो इसके पीछे, क्योंकि वो सेंटर की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी नहीं है, तो मैं समझता हूं, देखिए जब भी ये पे स्केल के इश्यूज होते हैं, इनको आप जी। लड़ झगड़ के सोल्व नहीं कर सकते। ओके। यहां जरूरत होती है मजबूत संगठन की, संगठन के लोगों की, और पेपर रिप्रेजेंटेशन की। जब आप ऑन पेपर फाइट करते हैं, तो आप इस तरह की जो लीगल दिक्कतें हैं आपके साथ, जैसे पे स्केल का इश्यू आपका हो गया, या रिक्रूटमेंट की कोई रूल हो गए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी, इन तमाम चीजों को सबसे पहले आप पेपर पे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो पेपर पे चैलेंज करने से गाइस हैव पेशेंस। कुछ कनेक्शन का कोई फॉल्ट है। तो डॉक्टर रविंदर कुमार मुदगिल जी बीच में से कहीं चले गए हैं बिकॉज ऑफ द बैड कनेक्शन, बट ही विल ज्वाइन सून। वो अंदर दोबारा हम उनको इंक्लूड करेंगे इसमें। लेट मी सेंड हिम द रिक्वेस्ट अगेन। डॉक्टर रविंदर मुदगिल जी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है। इन द मीन वाइल अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। देखिए, हम सारे डॉक्टर्स हैं, हम सारे फिजियो प्रोफेशनल्स हैं, एंड वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फिजियोथेरेपी कम्युनिटी। एंड वेलकम जतिन सर। आपको भी मैं इनवाइट करूंगा डेफिनेटली। आई वाज गिविंग यू अ कॉल। तो आपके साथ भी मैं ज्वाइन करना चाहूंगा इस चीज के लिए। एंड रविंदर मुदगिल इज बैक। तो जतिन सर, वेट फॉर माय कॉल। और इन द मीनवाइल मैंने मुदगिल सर को एक रिक्वेस्ट भेज दी है ऐड करने के लिए। हाँ जी सर, वेलकम बैक। आप ये छोटी सी ब्रेक लेने गए थे, मुझे पता है। आप चाय पी के आए हैं बीच में। हाँ जी सर। मुझे पता है कि आप चाय पीने गए थे। आपने बुलाया नहीं। आपने देखा कि डॉक्टर सौराब शर्मा चाय पी रहा है तो मैं भी चाय पी आता हूँ। नहीं, मैं चाय पीता नहीं डॉक्टर साहब। ये अब आपने सिरे से खारिज कर दिया है तो अच्छी बात है, पर कोई बात नहीं। सर अच्छा। मैं चाय नहीं पीता। मुदगिल सर, एक सवाल जो है वो वो सवाल है जो, मतलब, जो मैं बीपीटी फर्स्ट ईयर से सुनता आया हूँ। जब मैंने एडमिशन ले ली थी उसके बाद से मैं वो सुन रहा था। और
अब मास्टर्स किए हुए भी 12 साल हो गए हैं, तो भी ये सवाल वहीं का वहीं है। जो अब बीपीटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है वो भी यही सवाल सुन रहा है। तो मतलब ये मुद्दा जो है वो कभी युगांतर से फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। क्या हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं? और ये बताइए इसके बारे में। अब ये मंच आपका है। ये सवाल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ फिजियोज के लिए ये सुनना है। और बच्चों को इसके ऊपर मेम्स बन गए, इसके ऊपर जोक्स बन गए, बच्चे आपस में ये बहस हो यक्ष रही पर्सन है। है, यक्ष पर्सन। तो युग ये युगांतर क्या। ये ये अश्वत्थामा की तरह है सवाल, जो कभी इसको मोक्ष मिला ही नहीं है सवाल को। या तो अच्छी तरह से बता दिया जाए कि हमें मोक्ष सर मिल गया है, देखिए, हम डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। या तो क्लियर कर दीजिए सर आज ये डाउट ना हम सारे फिजियोज का, कि हम सर इसके देखिए ऊपर बड़ा। क्या सोचें। अरे सर, मुदगिल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नेट जो है वो ठीक चलना चाहिए। बट डेफिनेटली आप घबराइए मत। अगर मुदगिल सर का ये कनेक्शन ड्रॉप भी होता है तो विल डेफिनेटली ब्रिंग हिम बैक, और उससे दोबारा ये सवाल जरूर पूछना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं जान। देखिए वही हुआ। मैं डॉक्टर सौराब शर्मा आज तक कभी कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। तो जिस चीज को हमने एक बार पूछ लिया है उसको तो हम आंसर लेके ही छोड़ेंगे। तो मुदगिल सर, हम वेट कर लेते हैं। आई गेस आपने भी आंसर सुनना चाहोगे इस चीज का, कि हम डॉक्टर लिखें ना लिखें, डॉक्टर हम कहलवाएं या ना कहलवाएं। हर बच्चे को ये प्रॉब्लम, हर फिजियो को यही। डेफिनेटली जीशान, वेलकम टू फिजियो संवाद। डेफिनेटली डॉक्टर रिचा, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त मित्रगण जो हैं वो आ गए हैं बीच में अब। डॉक्टर दत्ता, अभी मैंने डॉक्टर मुदगिल को फिर दोबारा से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी है। और ही इज बैक, द गब्बर इज बैक। इस बीच में मैं जरा बात कर रहा था कि डॉक्टर सौराब शर्मा मुद्दा नहीं छोड़ता। चाहे रविंद्र मुदगिल 40 बार भी अगर कहीं ये इंटरनेट की वजह से जाएगा तो ये सवाल का आंसर तो हम लेके रहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है। सर मैं भी मुद्दा छोड़ने वालों में हूं नहीं, ये तो इंटरनेट में डिस्टर्ब कर देता है। अभी एक साथी कमेंट में लिख रहे हैं ये कि तो प्राचीन काल से चला आ रहा सवाल है। जी तो सर देखिए देखिए इसका सीधा सा रिप्लाई एक है। इसका एक दो तरह के रिप्लाई है इसका। एक तो डिप्लोमेटिक आंसर है, एक सीधा जवाब। जी अब मैं पहले मैं सीधा जवाब आपको दे देता हूं, उसके बाद डिप्लोमेटिक दे देंगे। जी सीधा जवाब ये है कि विदाउट पीएचडी जी नो वन कैन यूज डॉक्टर टाइटल। ये विदाउट सीधा पीएचडी जवाब। नो वन कैन यूज डॉक्टर टाइटल। यस, ये बिल्कुल वन वर्ड आंसर है, सीधा जवाब है, कोई नहीं कर सकता है। जी सर। चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो बीडीएस है, या वो बीएमएस है, कोई भी नहीं कर सकता है विदाउट एन पीएचडी, एज पर यूजीसी नॉर्म्स। जी सर। ये तो है सीधा जवाब। अब जी लेकिन सवाल है कि फिर डॉक्टर यूज कैसे हो रहा है। जी तो वो है एज पर ट्रेडिशन। हमारे जी एक साथी हमारे एक साथी ने आरटीआई लगा के ये एमसीआई से भी पता किया था उन दिनों। एमसीआई खैर अब डिजोल्व हो चुकी है, वो बात अलग है। ठीक है, ये लगता जी है एज पर ट्रेडिशन। जितने भी आपके एमबीबीएस प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके बीडीएस प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, ये तमाम लोग एज पर ट्रेडिशन, क्योंकि आप डॉक्टर अपने आप के नाम के आगे खुद नहीं लगाते हो। आपका पेशेंट आके आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, डॉक्टर साहब वो दिक्कत है। तो वो यूं एज पर ट्रेडिशन चलता आ रहा है। और इसीलिए बाद में एमसीआई ने अपने नॉर्म्स में अमेंडमेंट करके, स्टार्टिंग में यूजीसी से चला, उसके बाद एमसीआई बनी, एमसीआई ने अपने नॉर्म्स में अमेंडमेंट करके अपने लोगों को डॉक्टर टाइटल के साथ सर्टिफिकेट अवार्ड करना शुरू कर दिया। ओके। तो और ये उसी वो तरज पे। झूठ है जो वो ट्रेडिशन में आ गया, कि अगर पीएचडी हाँ नहीं है तो आप डॉक्टर लिख रहे हैं तो गलत है। लेकिन वो हाँ ट्रेडिशनल पार्ट है, क्योंकि आपको फिजियोज जो हैं वो भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो दे कैन राइट डॉक्टर। लेकिन उसके बाद एमसीआई ने इसको लीगल कर दिया, एमसीआई ने अपने रूल बुक में इसको डाल दिया। जी तो इसलिए एमबीबीएस ने डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। वो तो पहले से भी लगा रहे थे, बट एमसीआई ने उसको फिक्स कर दिया एक किस्म से रूल बुक के अंदर डाल के। सेम यही काम हमारे यहाँ महाराष्ट्र जो काउंसिल है फिजियोथेरेपी की,
वहां भी कर दिया गया है। वहां भी अगर आप कोई सर्टिफिकेट जो इशू करती है महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी जो है, डॉक्टर सुदीप काले सर आजकल उसके प्रेसिडेंट हैं, वो भी डॉक्टर टाइटल के साथ आपको सर्टिफिकेट इशू करके देती है। तो जी अगर कल को काउंसिल बनेगी तो हम उसमें भी एंटाइटलमेंट का ऑप्शन जरूर रखेंगे। सरकार से आग्रह करेंगे कि वो एंटाइटलमेंट का ऑप्शन रखे, जिससे हमारे लोग वो लगा पाए। जी। ये है थैंक यू लीगल। सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी बहुत सारी चीजें आती हैं जो समय समय पर एक लेटर निकल के आ जाती है किसी भी हिस्से से हिंदुस्तान के। तो कभी वो बिल्कुल बंगाल है, तो कभी वो हिमाचल है, तो कभी जम्मू, तो कभी कर्नाटका। तो कहीं से भी साउथ में हम सुनते हैं कुछ इशू हो गया है, फिर हम सुनते हैं कि ईस्ट में कोई इशू है, या कहीं पे एक लेटर जो है वो इशू कर दी जाती है किसी एक आदमी के द्वारा किसी एक फिजियोथेरेपिस्ट को कि ये मत यूज करो और वो मत यूज करो। तो इस चीज को प्रिवेंट करने का जो परमानेंट सॉल्यूशन है डॉक्टर साहब, वो क्या हो सकता है? और जो इमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि अथॉरिटीज हैं उनको क्या लेने चाहिए? बिकॉज यू आर वर्किंग विद द क्लोजली विद द ऑल दिस काइंड ऑफ सेटअप। आप इस सारे जो सेटअप के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हो, तो क्या इमीडिएट मेजर्स हैं और क्या जो है वो जो दूर तक जाने वाले जो मेजर्स हैं, वो जो इसका फाइनल सोल्यूशन है वो क्या होगा? दोनों चीजों को जरा सेपरेटली एक्सप्लेन कर दो कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए अब हमें किसी भी एक एसोसिएशन को, उस बंदे को। सर देखिए, जिस जो इस तरह की आप बात कर रहे हैं, लेटर निकल के आते हैं, वो बेसिकली क्या है ना, एक लॉबी कहीं ना कहीं हावी रहती है, उसको पर्सनल इश्यूज होते हैं और उसको प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करती है, और इस जी तरीके से वो इस तरह अमूमन इशू कर देती है। जैसे अभी रिसेंट एक स्टेट है, उसका नाम अभी लेने में कोई यहाँ भलाई नहीं है, नहीं उसका फायदा नहीं, अभी वो मुद्दा जो है पेंडिंग स्टेट में है, लेकिन वहां लिखा गया कि एमसीआई बोलती है, आरसीआई बोलती है कि ये लोग डॉक्टर नहीं लगा सकते। जबकि मैं जी क्लियर कर दूं, ना तो हम एमसीआई के अंडर कवर होते हैं, ना आरसीआई के अंडर कवर होते हैं। एमसीआई तो डिसॉल्व ही हो चुकी है, तो ऐसे में उन दोनों दलीलों का कोई यूज ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने वाले ने लिख दिया, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो उसका आराम से रिप्लाई बन सकता है, उसको एक लीगल वैलिड आंसर उसके लेटर पे दिया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई भी दे सकता है उसका रिप्लाई। जी उसके बाद लॉन्ग टर्म क्या हो, तो लॉन्ग टर्म सर मैंने अभी आपको बताया कि जिस दिन काउंसिल अपनी रूल बुक में इस तरह के एंटाइटलमेंट लिख देती है, उसके बाद सभी लोग लगा सकते हैं। अभी आपके कमेंट में मैं देख रहा था, डॉक्टर जतिन पटेल ने बताया कि गुजरात काउंसिल भी डॉक्टर एंटाइटलमेंट के साथ आपको सर्टिफिकेट इशू करती है। तो जी ये बहुत अच्छा, महाराष्ट्र इशू कर रही है, गुजरात इशू कर रही है, तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं इस तरीके के जो हम मौजूदा हालात में उनके सामने रख सकते हैं। तो कोई बड़ा जी इशू नहीं है, लेकिन मजबूत संगठन की जरूरत है सर। और कहीं ना कहीं हम भी बचपन से देख रहे हैं, आप भी बचपन से देख रहे हो, और अभी जो बच्चे नए आ रहे हैं वो भी शायद यही कहा करेंगे, शायद 2-4 साल बाद, कि हम भी बचपन से देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मजबूती शायद संगठन में अभी आ नहीं पाई है। अभी मैं देख रहा था कि आज ही मैंने देखा एक को, साथी को, वो बोल रहे थे कि जो लोग एसोसिएशन के प्रति सवाल उठाते हैं, अक्सर जो एसोसिएशन से सवाल जवाब करते हैं, उससे सही गलत का ब्यौरा लेते हैं, ऐसे लोगों को वो उस कैटेगरी में रख रहे हैं कि एसोसिएशन के विरोधी हैं वो, और ऐसे लोगों से मेंबरशिप छीन ली जाएगी। तो बताओ, एक तरफ तो हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ कुछ साथी उसी संगठन में और लोगों को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अब आप खुद ही सोचो। सर, आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के विपरीत किसी कुछ आदमियों को चिन्हित कर कर आप टैग लगा दोगे, तो क्या ये जो है लड़ाई को गहराएगा या हम सारे फिजियोज को इकट्ठा करेगा? आप ये इकट्ठा जो तो आंसर करेगा ही। आपने मेरे से पूछा है कि अगर किसी को भी टैग लगा दिया जाता है किसी भी चीज के खिलाफ, बजाय कि कंस्ट्रक्टिव उनको सुनने के और बजाय कि उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि हमारी कमियां हैं, बिकॉज ये तो हमेशा हम सुनते आए कि निंदक नियरे राखिए। तो अगर निंदा करने वाले नहीं होंगे, हम एज इंडिविजुअल्स भी, जो लोग हमें बताते हैं हमारी कमियां, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि जिसमें आपने या मैंने कोई जिस चीज का हमें कोई लालच हो, या हमने कोई किसी पद के लिए या किसी पैसे के लिए हमने ये बात करनी हो। ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ अक्सर हुआ है, आपके साथ भी होता हुआ मैं देखता हूँ इसको अक्सर। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर मुदगिल, अगर आपका जो इंटेंशन है वो सच्चा है, तो ये जो 123 लोग आपको इस टाइम पे सुन रहे हैं,
ये 123 ही बहुत हैं ये चेंजेस लाने के लिए। सर अभी मैं गुरु गोविंद सिंह को बहुत सुनता हूँ, अक्सर मैं बहुत सारे स्टेज पे उनका बता भी चुका हूँ कि चिड़िया तेजे बाज लड़ाऊं ता गुरु गोविंद कहा हूँ। तो हम तो उस बिल्कुल परंपरा हैं, यहाँ तो एक एक सूरमा है, ये 122 लोग नहीं, 122 की पूरी फौज है, तो वो कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत बदलाव। लर्नेड फिजियोज हैं। आप सोचिए, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर जीशान राइस, डॉक्टर जतिन पटेल, और मैं जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने आप में फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, एंड दे तो आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये 124 लोग नहीं है, ये अपने आप में पूरी फौज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और पता है, अंग्रेजों से हमने बड़ी अच्छी बातें भी सीखी हैं। उन्होंने हम पे रूल किया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी सिखाई। उन्होंने एक चीज सिखाई, डिवाइड एंड रूल। तो कुछ लोगों ने इसको अच्छे से पकड़ लिया। अगर आपको राज लंबे समय तक करना है तो आपको डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा। जी और ये फार्मूला उनको देने वाले कुछ इंडियंस ही थे। उन्होंने उस टाइम क्विज कराया था, और उस क्विज में किसी से पूछा था कि राज लंबे समय तक करना हो तो क्या करें, तो किसी भारतीय ने वन वर्ड में आंसर लिखा, शायद वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है मुझे। तो उन्होंने वन वर्ड आंसर दिया था, लोगों ने पैराग्राफ लिखे थे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था, डिवाइड एंड रूल। और अंग्रेजों को उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, बाद में उन्होंने इसको फॉलो किया। और आज ऐसा ही कुछ हमारे लोग भी कर रहे हैं। तो वही प्रक्रिया चल रही है लंबे राज के लिए। लेकिन वो अंग्रेजों का समय था, इंटरनेट का युग नहीं था। अभी क्रांति है, इंटरनेट है, चीजें फैलती हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं। और आज का बच्चा बड़ा समझदार है, तो ये फार्मूला अब ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। यार, मैं आपको मुदगिल सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक फिजियो था ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम था ग्लेन रस्को। आपके अक्सर फिजियोज के मेल पे एक वो डॉट फिजियो करके आता है कि अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो डॉट फिजियो के नाम से आपको मिल जाएगी वेबसाइट। उस आदमी से मुझे मिलने का मौका मिला और वो मेरे साथ था, तो मैंने उससे पूछा। उसने मेरे से सवाल किया कि आप फिजियोथेरेपी हिंदुस्तान में कैसे देखते हैं। तो मैंने उसको बताया कि हम सरकार के सामने ये बार बार प्रेजेंटेशंस देते हैं और हमारी फिजियोथेरेपी की हालत ये है हमारे देश में। तो उसने मेरे को बोला और कि ये जो आपके जो फिजियोथेरेपी की स्टेट है, ये हमारी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, ये 40 साल पहले थी। दिस वाज हिज रिप्लाई। तो आपको अभी 40 साल लगेंगे पहुंचने में। तो मैंने मुस्कुरा के उसको कहा कि आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, ना लोग ऐसे थे, मेरे सही जैसे बात। लोग आपसे ये बात करने नहीं आते थे। हम 40 साल जो है 4 साल में पूरा करेंगे। तो वो हमें जो ध्येय था, हमें 40 साल नहीं लगेंगे, इन बच्चों के साथ तो डेफिनेटली नहीं लगेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया है। सर, वी नीड टू हैव स्ट्रिक्ट एडमिशन फॉर द फिजियो कोर्स। We need a proper entrance exam for the course entries. I request you to kindly discuss on the education system too. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सवाल है। इनका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बट बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। नो वर्गो करके नाम से आईडी है ये। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, उसके ऊपर क्या कितना इंपॉर्टेंट है और क्या रोल होगा इस चीज का, कैसे सर इसके ऊपर आगे बढ़े? वो बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारी जगह डिप्लोमा, बहुत सारी जगह आईटीआई में कोर्सेज वगैरह, मतलब एक फॉर्मल सिस्टम हमारा नहीं है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग दिक्कतें हैं। इवन यूनिवर्सिटीज में भी आप अगर 50-60 सीट के लिए अप्रूवल लेते हैं तो 100 एडमिशन उसमें इजीली कर लेते हैं। इस तरह की दिक्कतें भी हमारे लोगों के साथ हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये तमाम दिक्कतें सरकार ने पैदा नहीं की, ये तमाम दिक्कतें हम लोगों की पैदा की हुई हैं, क्योंकि हम विरोध नहीं करते और कहीं ना कहीं हम चुप रह जाते हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन चलिए ठीक है, कुछ की मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसी मजबूरियों के चलते कुछ लोग चुप भी होंगे। ऐसी तमाम दिक्कतों का समाधान जो काउंसिल है वो कर सकती है। काउंसिल जब आती है तो वो एंट्रेंस भी लागू कर सकती है, और एंट्रेंस होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप एंट्रेंस के थ्रू किसी कोर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, और वही अच्छे स्टूडेंट आगे चल के और अच्छा प्रोफेशन के लिए काम कर पाएंगे। इसके लिए एक बड़ा सा है, जिस भी स्टेट से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एसोसिएशन की दया से ये सब होगा। ये इंडिविजुअली भी अपना एक लेटर जो है वहां की कंसर्न्ड काउंसिल को लिख सकते हैं अपने भी आप पे, और काउंसिल जी उसको गौर डेफिनेटली करेगी अगर उस बात में दम होगा तो। जी सर, अब कुछ लास्ट के 2-4 क्वेश्चंस और लेंगे हम। इसमें अगर आप कोई अपने बारे में, आपके पास कोई क्वेरी आई हो, क्योंकि हमने दोनों ने इस चीज को डाला था कि सर दोनों के मेरे पास क्वेरीज आएंगे।
मेरे पास दो सवाल और हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। एक मेरे साथी ने पूछा था कि हम पैरामेडिकल से कब निकलेंगे, जी हमें पैरामेडिकल से अलग कब काउंट किया जाएगा। जी। तो यहाँ मैं क्लैरिफाई कर, ये सवाल मेरे से मिस हुआ, सॉरी। आर वी गोइंग टू बी पैरामेडिक टेक्नीशियंस, ये सवाल आया मेरे पास। जी सर देख, मैं क्लियर कर दूं एक चीज, हम पैरामेडिक में कभी थे ही नहीं। जी। हम पैरामेडिक में कभी थे ही नहीं, तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं।